स्टूडेंट्स, तो हम आज वापस अपना पहला वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी दिनों के बाद में। तो हम स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री वाले पोर्शन से, और आज हम पहली बार स्टार्ट करेंगे हम पहले केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने से। तो देखिए, हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि भाई किस तरह से हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल को समझेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हम स्टार्ट करें अब। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पहले हम ऑलरेडी इस चैप्टर को काफ़ी बार पढ़ चुके हैं और काफ़ी अच्छे से हमने समझा, लेकिन जल्दी से क्विक रिवीजन के लिए, ये डिटेल में चैप्टर नहीं है, बस आपकी रिवीजन के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी इसको यूटी 1 के अंदर पढ़ चुके हैं और हमने समर वेकेशन से पहले भी इस पर काफ़ी चर्चा करी थी इस चैप्टर के बारे में। और अब जो हम केवल एक बार रिवीजन करेंगे कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो वापस हमें रिमाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी हैव टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन्स कि हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में कैसे पढ़ा, हमारे कि एटम्स जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ, मॉलिक्यूल्स वर्ड कहाँ से आया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये वर्ड हमारे लिए आना स्टार्ट हुए। तो स्टार्टिंग के अंदर जो है ये वर्ड्स जहाँ से आना स्टार्ट हुए वो हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें इंडियन फिलोसॉफी और जो है ग्रीक फिलोसॉफी का इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहता है, कि किस तरह से एशियन टाइम में जब साइंस केवल एज ए फिलोसॉफी चला करती थी तो उस टाइम पे लोग इसको किस तरह से पढ़ा करते थे। तो देखिए, इसके अंदर फर्स्ट जो हमारे जो नेम आएगा वो आएगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद जो है वो इंडियन फिलोसोफर है। तो इन्होंने क्या किया कि जो फिलोसॉफी है उसके अंदर संस्कृत वर्ड जो कण है उस ही वर्ड से रिलेटेड इन्होंने अपनी फिलोसॉफी दी है। इसके अंदर हम देखेंगे पोस्टुलेट्स जो है वो किसके द्वारा दिया गया, महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया, और इन्होंने मैटर क्या बोला, पदार्थ बोला है, और इस तरह से इन्होंने पहला पोस्टुलेट अपना दिया। और इसके अंदर परमाणु जो वर्ड दिया, परमाणु का मतलब कहता है अणु तो होता है सबसे छोटा, मतलब छोटी चीज को अणु बोलते हैं, और अगर परम लग जाए उसके आगे तो इसी क्या बन जाता है, परमाणु बन जाता है। तो इन्होंने वर्ड दिया इसके अंदर जे परमाणु। जो वर्ड है वो कहाँ से है, इंडियन फिलोसॉफी से। तो हमें बस यहाँ पे दो वर्ड समझने हैं, सॉरी देखने हैं कि जो इंडियन फिलोसॉफी है उसके अंदर सबसे पहले कौन आए, तो उसके अंदर महर्षि कणाद आए। और महर्षि कणाद ने कौन सा वर्ड दिया, तो उन्होंने क्या, परमाणु जो है वर्ड दिया। और जो कण हम जिसको बोलते हैं कि ये बहुत छोटा कण है या बड़ा है, तो कणाद ऋषि से ही ड्राइव होके आया है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो ग्रीक फिलोसॉफी है, ग्रीक फिलोसोफर्स है, उन्होंने किस तरह से वर्ड दिया। तो उसके अंदर हमें एक तो डेमोक्रिट्स और लूसिफस का नाम याद रखना है, जिन्होंने कौन सा वर्ड दिया, एटम दिया। एटम्स मीन्स क्या होता है, एटम्स। एटम जो होता है बेटा देखो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड है इसके अंदर, देखिए एटम जो होता है ए और टम से मिलकर बना हुआ है। ए का मतलब होता है नहीं, नॉट, और टम का मतलब होता है कट। यानी कि ऐसा वर्ड जिसको हम कट नहीं कर सकते, ऐसा कोई एलिमेंट जिसको हम कट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में क्या हुआ। यहाँ देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, इसको आप नोट भी करना अपने नोटबुक के अंदर। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दीज आइडिया दे रिमाइंडेड द फिलोसॉफिकल यूनिट एट द 18th सेंचुरी। यानी कब, तो कौन सेंचुरी तक, ये 18th सेंचुरी तक तो क्या रहे, केवल ये फिलोसॉफिक रहे, लेकिन उसके बाद में क्या, इनके ऊपर लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया साइंस के अंदर। उसके बाद में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए देखो आप। जहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन, केमिकल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से केमिकल बैलेंस होता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो इसके अंदर फर्स्ट लॉ है, इसके अंदर हमने जो है वो दो लॉ पढ़ेंगे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, बहुत इजी, आप देख लेंगे इसको। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, स्टेटमेंट है, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे से दिख जाएगा आप। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखो एग्जांपल दे रखा कि द टोटल मास ऑफ द reactants in the chemical reaction is always equal to the total mass of the product।
गेन जो होता है उसके बराबर होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल देखने से देखा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो हमने 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया और उसके साथ में हमने रिएक्शन करी किससे, 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड से, तो हमने उसके साथ रिएक्शन करवाई। तो जब रिएक्शन करवाएंगे तो इसके अंदर टोटल क्या बनेगा, टोटल जो है अगर हम रिएक्शन देखें तो सोडियम कार्बोनेट, देखिए आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करें हमने किससे, एसिटिक एसिड से, उसका फॉर्मूला होता है बेटा CH3CH, CH3CH का इसका फॉर्मूला होता है। अब ये कितना ग्राम लिया हमने, इसके अंदर जो लिख रखा है इसके अंदर हमने ये वाला जो है 5.3 ग्राम तो क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट लिया और उसके साथ हमने ऐड किया कितना, 6 ग्राम कितना लिया हमने, वो हमने एसिटिक एसिड लिया। तो इन दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो आएगा 11.3। इट मीन्स हमने प्रोडक्ट जो लिया, एक रिएक्शन करने के लिए हमने प्रोडक्ट यूज किया था कितना, 11.3 था। अब इसके अंदर इन्होंने ऐड किया क्या बेटा, इनमें ऐड किया इन्होंने, और अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ऐड करने वाला देखो आप बेटा, इसका प्रोडक्ट बना 2.2 ग्राम। 2.2 ग्राम तो क्या बना इसके अंदर, 2.2 ग्राम तो इसके अंदर वापस से CO2 गैस बन गई और इसके अंदर 0.9 ग्राम H2 बन गया और 8.2 ग्राम जो है सोडियम एसिटेट बना। अगर हम इन सबको टोटल करेंगे वापस से तो देखेंगे इन सबको टोटल करने के बाद में कितना आता है बेटा, 11.3 आता है। हमने प्रोडक्ट कितना लिया था, 11.3 लिया था और बना कितना, 11.3। इट मीन्स ना तो इस रिएक्शन के अंदर मास क्रिएट होगा और ना ही मास इसके अंदर डिस्ट्रॉय होगा। बहुत इजी फॉर्म में आप इस वाले को लिखें जिसके अंदर आपका स्टेटमेंट हो गया, आपका एक्सप्लेनेशन हो गया और इसके अंदर एग्जाम्पल हो गया। बहुत इजीली बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं आप इस वाले मेथड से। तो ये वाला जो है आप अगर नोट नहीं कर रखा है तो इसको आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद में आप जो है इसको आराम से अच्छे से यहाँ से पूरा नोट डाउन कर लेंगे इस वाले पोर्शन को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कब आई थी बेटा, 1808 के अंदर, है ना। 1808 के अंदर कितना आई थी, ये वाली जो है थ्योरी आई थी और इसके अंदर क्या था, इन्होंने पूरा बताया कि एटम्स जो होते हैं वो किस तरह से कंबाइन होते हैं, रिएक्शन में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और इसके इन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए। हमने पहले भी पढ़ रखा क्लास के अंदर कि 6 पोस्टुलेट्स इन्होंने, इससे रिलेटेड 6 पोस्टुलेट्स दिए। वो पोस्टुलेट कौन कौन से है वो बहुत इजीली आपको पहले रिमेम्बर होंगे, जिसको हमने डायग्राम के थ्रू इसको समझा था कि ऑल मैटर इज, पहला देखो ऑल मैटर इज मेड ऑफ ए टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। फर्स्ट वाला जो है वो पोस्टुलेट किसको दिखाता है, वो केवल एटम को दिखाता है, जो एटम के बारे में डिफाइन करता है कि एटम क्या। सेकंड देखिए, एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो सेकंड वाला जो हमारा पोस्टुलेट वो किसको डिफाइन करता है बेटा, सेकंड वाला करता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट मास को, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो करता है, तो LCM को जो है ये करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पार्टिसिपेट करता है। मतलब फर्स्ट तो हमारा एटम के बारे में और सेकंड पोस्टुलेट किसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। थर्ड देखिए, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत अच्छा पोस्टुलेट है। ये जो है ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट लिया, जैसे मान लो आपने आयरन लिया और आयरन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे पूरे आयरन के अंदर, चाहे वो जैसे मान लो ये पीस ऑफ आयरन है इस तरह से, अगर हमने कोई पार्टिकल यहाँ से लिया दूसरा पार्टिकल हमने यहाँ से लिया, तो इन दोनों पार्टिकल को जब हम लेंगे तो इन दोनों पार्टिकल को जब हम बाहर ला कर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये दोनों पार्टिकल से बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल भी सेम है और उनका नेचर भी सेम। अगर अलग होते, मान लो कि अगर इसका कलर इससे अलग, इस कलर से अलग होता, तो क्या पार्टिकल दोनों हम कह सकते कि सेम है। हम आयरन चाहे यहाँ देखें चाहे किसी भी स्टेट में जाके देखें तो हमें पता चलता है कि आयरन सब जगह जो मिलता है वो सेम तरह का आयरन मिलता है। क्यों, क्योंकि उनके जो एलिमेंट्स के जो पार्टिकल होते हैं वो आइडेंटिकल सेम होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि थर्ड जो हमारा है वो किसके बारे में है, वो आपके एटम्स के बारे में बताता है, जिसको कहता है कि आइडेंटिकल सेम मास होता है। आइडेंटिकली जो है वो आइडेंटिकली जो मास होता है वो कैसा होता है बेटा, सेम होता है। और सेम मास के लिए होता है कि सारा जो मास जितना भी होता है वो सारा मास क्या होता है, आइडेंटिकली उसमें सेम होता है। थर्ड फोर्थ देखिए, मास ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास ऑफ ए केमिकल प्रॉपर्टीज। जो थर्ड वाला ये कहता है कि जो मास होता है, जैसे मान लो कि दो चीजें हमने ली, जैसे एक तरफ हमने ले लिया आयरन और एक तरफ ले लिया हमने कॉपर, ठीक है। तो जो आयरन होगा, आयरन जो होगा वो आयरन का कलर अलग होगा, है ना।
आयरन का अलग कलर होगा। और वहीं पे देखो आपकी जो कॉपर होगा, कॉपर का अलग कलर होगा। आयरन का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होगा, लेकिन कॉपर का जो थोड़ा ग्रीनिश कलर का कॉपर होता है ना, कट करने पर तो इसका जो है वो येलो निकलता है। और इस वाले को कट करने पर हमें जो है होता है वो सिल्वर जैसा कलर हमें दिखता है। इसका मतलब आयरन के पार्टिकल और कॉपर के पार्टिकल दूसरे से अलग है। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है, इसीलिए जो एलिमेंट उनके प्रॉपर्टीज भी अलग है, आयरन की प्रॉपर्टीज अलग है और कॉपर के अलग है। तो सेकंड थर्ड वाला हमने देखा बहुत इजी, फोर्थ वाला बहुत इजी है। तो बेटा देखो इसके अंदर इजी समझने से क्या है कि इसमें पहला जो पोस्टुलेट है वो किसके बारे में है, वो एटम के बारे में। सेकंड पोस्टुलेट किसके बारे में, वो सेकंड पोस्टुलेट जो हमारा है वो है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। थर्ड जो है उसके अंदर है कि आइडेंटिकल जो होते हैं वो सेम होते हैं, जो होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, एक दूसरे से एक जैसे। और सेकंड फोर्थ होता है उसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हम थर्ड बढ़ा के, जैसे कि पहले वाले के अंदर था क्या हमारा कि जो एटम है उसके बारे में बताया कि बिल्कुल सारी जो चीजें बनी वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, जिसको हम एटम कहते हैं। सेकंड हमारा क्या है कि ये किससे मिलकर बनी होती है बेटा, जो सेकंड हम बात करें कि सेकंड जो हमारा पोस्टुलेट वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हम जो इंडिविजुअल पार्टिकल होता है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड जो हमारा वो है कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बेटा कि आइडेंटिटी की जा सकती है हर एक की अलग, जैसे कि हमारी जो फिंगरप्रिंट्स है वो आइडेंटिकल्स है, यानी कि हम हर एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से ये पता कर सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट किसका है। तो ये क्या होता है, आइडेंटिकल्स होती है। जैसे हमारा आइरिस का जो स्कैन होता है वो आइडेंटिकल होता है। तो ये आइडेंटिकल मतलब होता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसको आइडेंटिकल बोलते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव द डिफरेंट मास, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है वो आपस में दूसरे वाले एलिमेंट से डिफरेंट है। जैसे कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से अलग है। तो इस तरह से कि हर एक, इसका मतलब है कि हर एक एलिमेंट का अपना कार्बन होगा, कार्बन के कार्बन जैसे एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के हाइड्रोजन जैसे एटम होंगे। एटम जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं वो स्मॉल होल रेशियो के अंदर। ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो ये फर्स्ट वाला जो है ये एटम्स कंबाइन इन द होल स्मॉल होल नंबर टू द फॉर्म ए कंपाउंड। और फर्स्ट वाला है एटम। अगर हम ये समझ लें कि एटम का मीन्स क्या होता है, तो देखो एटम का मीन होता है डिवाइड नहीं किया जा सकता इसको, है ना, नॉट कट या नॉट डिवाइड जिसको कर सकते हैं हम, उसको हम एटम बोलते हैं। तो देखो जब ये वाला कह रहा है कि आपको अगर कोई कंपाउंड बनाना है तो आपको इसके अंदर पूरा एटम ही लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने वाटर बनाया, तो वाटर बनाने के लिए मुझे जो कंपाउंड चाहिए होगा वो क्या होगा, जैसे कि H2O के अंदर मुझे टू तो हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन ले सकता हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसा नहीं कि मैं वन वन रेशो वन वन अपॉन वन होल 1/2 जो है वो हाइड्रोजन ले सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि मुझे होल नंबर के अंदर या तो 1 या 2 या 3 या 5 या 100 जो भी मैं लूंगा वो मुझे क्या करना पड़ेगा, होल नंबर के अंदर लेना पड़ेगा। मैं आधा या 1/4 जैसे 1/2 1/2 1/4 3/4 इस तरह से मैं किसी एटम को नहीं ले सकता, कि मैं कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं देखूंगा कि मुझे किसी कंपाउंड को बनाने के लिए जो है हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का 1/4 पार्टिकल मैंने यूज किया, 1/4 एटम यूज किया, क्योंकि एटम का मतलब ये है कि आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो ये फर्स्ट वाले को समझाता है जिसके अंदर लिखा हुआ है, जो बताता है कि एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ द फ्रॉम द कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर लास्ट वाला देखें, द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर द कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये बहुत अच्छा था, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे हम इसको समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर फॉर्मूला क्या है, CO2, यानी कि ये कार्बन हो और उसके साथ में ऑक्सीजन कितने हो, 2 ऑक्सीजन हो, तो इससे क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। और अगर एक कार्बन हो और एक ही ऑक्सीजन हो तो इससे क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। इट मीन्स अगर हमने नंबर चेंज किया तो कार्बन और ऑक्सीजन का, तो उससे क्या हो जाएगा, कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमें सेम कंपाउंड बनाना है तो उसके अंदर जो नंबर रखेंगे हम एलिमेंट्स के, वो भी हमें क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट के लिए जो होता है वो कंपाउंड के अंदर जो है जो एटम्स जो होते हैं वो जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन में कितने वाटर में कितने हाइड्रोजन लगेंगे, वाटर में कितने ऑक्सीजन लगेंगे। तो जनरली आप इनको किसी भी तरह से
हमें इन पोस्टुलेट्स को याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, देखिए तो हम इसको बहुत अच्छे से आप इनको एक बार देख लेंगे वापस से, और अगर कोई डाउट लगता है तो हम इस पर वापस बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे वो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो है वो ड्रॉबैक्स क्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आता है कि कभी अगर क्वेश्चन इजी नहीं बनाना हो किसी को, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि ड्रॉबैक्स देने पड़ेंगे। तो ड्रॉबैक्स बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, बहुत इजीली ड्रॉबैक समझ जाएंगे। तो ड्रॉबैक को वर्टन पहले क्या है, एटम्स आर नॉट और इंडिविजुअल इनविजिबल indivisible, they are composed of substance particle elements। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो ड्रॉबैक है उसके अंदर हम देखेंगे, पहला दिख रहा है कि आर नॉट इंडिविजिबल, यानी कि वो बोलते इंडिविजुअली नहीं है, उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसमें को हम किस किस में कंपोर्ट कर सकते हैं, पूरा पूरा एक से बना मिलकर बना नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा कि हम एटम को कट ही नहीं कर सकते, एटम का मतलब होता है जिसको कट नहीं कर सकते, लेकिन कह रहा नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। वो कह रहे किस तरह से कट कर सकते हैं, वो कह रहे कि हम इनको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर हम इसको कट कर सकते हैं, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नए मतलब एक ही एटम के और फर्दर पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इट डजंट एक्सप्लेन द आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा, देखो आइसोटोप्स उनको बोलते हैं जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है जैसे कार्बन, ठीक है। तो कार्बन जो होगा वो कार्बन हमेशा कार्बन की फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि इट डजंट एक्सप्लेन द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को किस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमने ऑलरेडी एटॉमिक मास वाला समझ लिया, तो हमें पता है कि एक एटम के अंदर एक एटम के अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उस वाले नंबर को तो हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कभी चेंज हो सकते हैं, आगे होता है। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने न्यूट्रॉन होंगे और उतने इलेक्ट्रॉन होंगे मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन हमेशा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन देखो, तो पहला हो गया हाइड्रोजन हमारा, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के अंदर हम देखते हैं कि नंबर कितना आता है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ, इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 1, इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर 1, और न्यूट्रॉन भी होगा इसके अंदर 1। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या करते हैं, वेरी कर जाते हैं। कैसे कर जाते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि इसके अंदर कभी कभी होता है कि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन तो इसके अंदर 1 है और न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 है, इन दोनों को टोटल करो, और इन दोनों टोटल क्या कहलाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कहलाता है। तो एटॉमिक मास जो होता है वो अलग अलग हो जाएगा इसके अंदर, जैसे कि अब इसको एक बार अपन अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको आपको एक टेबल शो कर दूंगा यहाँ पे इस जगह पर। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी बचा हुआ चैप्टर हम दो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स देखिए, जो आपके पुराने नोट्स लिखे उनको लर्न करिए, और अगर आपको नोट्स ये है ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जहाँ 9th क्लास का जो केमिस्ट्री लिख करके जो बैनर बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पीडीएफ आप लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला पीडीएफ आपके उसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप घर पे लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और कहीं अगर डाउट आता है तो आप चैट सेक्शन के अंदर आप
अपने जो डाउट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर उनके लिए मुझे फर्दर वीडियो बनाना पड़ेगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और एक डाउट सेशन भी लास्ट में रखेंगे। थैंक यू। एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ तो हाइड्रोजन का टाइप लिखेंगे, इस तरह लिख देते हैं प्रोटॉन का नंबर, लिख देते हैं न्यूट्रॉन का नंबर और यहाँ लिख देते हैं एटॉमिक मास। मान लो फर्स्ट एलिमेंट है जो हाइड्रोजन है, जिसको हम हाइड्रोजन ही बोलते हैं, उस हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसलिए वो हाइड्रोजन है। क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जो आएगा उसको डिसाइड कैसे होगा वो हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, कुछ भी है, तो हम देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जब पता चल जाएगा यहाँ की इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1 है, तो हमें पता चल जाएगा ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 है और इसका एटॉमिक मास हो गया 1, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, H1 इस तरह से 1 लिखा हुआ आता है हाइड्रोजन। फिर जो होता है सेकंड जो होता है वो ड्यूटेरियम होता है, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो भी 1 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाता है 2 हो जाता है, और इसको लिखते हैं अपन H1 और 2, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। और जो हमारा ट्राइटेरियम जो होता है, ट्राइटेरियम जो होता है उसके अंदर जो होता है वो उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक ये प्रोटॉन तो उसमें 1 होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर 2 होते हैं और इसका एटॉमिक मास 3 हो जाता है और इसको लिखते हैं 1H3। यानी कि है तो हाइड्रोजन ही तीनों फॉर्म, लेकिन क्या हुआ कि इसके अंदर किसी के अंदर तो एक प्रोटॉन है, नहीं सब में प्रोटॉन तो एक ही है, किसी में एक न्यूट्रॉन है, किसी में 2 है, किसी में न्यूट्रॉन है नहीं, तो इस तरह से क्या होता है इनका एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। और इस तरह से इनके जो जो ऊपर जो टॉप पे लिखा हुआ देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसके अंदर क्या होता है टॉप चेंज होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स बोलते हैं। और ये आइसोटोप्स जो होते हैं बेटा उनको जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो इसके अंदर आइसोटोप कौन सा आइसोबार्स जो होते हैं, आइसोबार्स जो होते हैं आइसोटोप जैसे होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं और उनका एटॉमिक मास क्या हो जाता है फिर लास्ट के अंदर क्या हो जाता है वो डिफरेंट हो जाता है इसके अंदर। तो ये आप आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आइसोटोप्स एंड आइसोबार जो है वो नहीं करता। तो यहाँ पे 3 पोस्टुलेट है, 3 ड्रॉबैक्स है इसके। कौन कौन से 3 ड्रॉबैक है ये इस तरह से, अगर आपने नहीं लिख रखा है तो इसको लिख लेंगे और बहुत अच्छे से इसको आप लर्न करेंगे। सेकंड देखिए, नेक्स्ट चलता है। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में हमें देखना है कि एटम की स्ट्रक्चर जो होती है वो किस तरह से होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जनरली चलिए इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनको एक बार देख लेते हैं, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में क्या हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है ये आपको किस तरह से कहेंगे, तो कहेंगे कि एक एटम का साइज कितना होता है, एक एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻9 मीटर, ये क्या होता है एटम की साइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। एटम के अंदर सिंबल क्या यूज करते हैं हम देखो तो कि मॉडर्न सिंबल IUPAC जो होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री जो होती है, वो क्या करती है सारे एलिमेंट्स के लिए नेम बनाती है या सिंबल्स लिखती है केमिस्ट्री को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, कि सारे जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो किस तरह से केमिस्ट्री को लिखेंगे, किस तरह से उसको पढ़ेंगे, कौन से सिंबल्स होंगे, किसको कैपिटल लिखेंगे, किसको स्मॉल लिखेंगे, ये सारा डिसाइड जो होता है वो कौन करता है, IUPAC करती है, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम करती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑफर किया है कि हम जो सिंबल्स लिखेंगे, पहले अलग अलग थ्योरीज है, किसी ने सिंबल्स बनाए मतलब सर्कल वगैरह बनाया, जैसे कि हम इस तरह से कुछ एलिमेंट्स को हम शो करेंगे, जैसे सर्कल से करेंगे, सर्कल एंड डॉट से करेंगे, सर्कल एंड प्लस से करेंगे, है ना, सर्कल एंड एस से करेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स बनाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो रिमेम्बर करना, इनको आइडेंटिटी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, रिलेटेबल नहीं होते, रिलेट नहीं कर सकते हम तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे कि वन फर्स्ट लेटर से हम स्टार्ट करेंगे, और अगर एक से ज्यादा लोग जो है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स जो है फर्स्ट लेटर पे आते हैं तो हम उसका सेकंड लेटर यूज करेंगे। ये आप लोगों को बहुत जनरली पता है क्योंकि हमने पहले फॉर्मूले वगैरह लिख रखे हैं, तो उसके अंदर ये हम जनरली यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने N ले लिया, तो N फॉर हमने नाइट्रोजन ले लिया, लेकिन फिर नेट्रियम यानी सोडियम आया सेकंड पे, तो हमने Na ले लिया। फिर हमने पता चला कि यार कि N आ गया, Na आ गया, और हमें नियोन लिखना है तो Ne लिख दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि N को यूज किया और उसके बाद सेकंड सिंबल को यूज करते हुए हमने बहुत सारे सिंबल्स बनाए। इसके अंदर हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है और सेकंड ऑलवेज स्मॉल होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो कभी भी सेकंड को स्मॉल नहीं लिखना। यहाँ AI नहीं है, ये जनरली ये AI नहीं है, ये AL है, A कैपिटल एंड L स्मॉल। और इसको हम अगर AL लिख दें तो ये गलत है,
इस तरह से नहीं ले सकते आप। इसको ए एल भी नहीं ले सकते, इसको ए एल कैपिटल भी नहीं ले सकते, आपको केवल इस फॉर्म में लिखना है। इसको ए तो कैपिटल आएगा आपका और एल जो हमेशा स्मॉल आएगा। ऐसे सारे एलिमेंट्स के अंदर आप लोग जो है 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे। और कुछ जो है वो लैटिन और ग्रीक से भी ड्राइव किया गया है, जैसे कि हम लोग जिनके अलग सिंबल देखते हैं, जैसे कि हमने बाकी तो बहुत सेम सिंबल, जैसे कि हमने नाइट्रोजन लिखा तो एन लिखा, मैग्नीशियम लिखा तो एम लिखा। तो लेकिन कभी कभी जैसे कि सोडियम लिखा तो सोडियम में तो एस आना चाहिए लेकिन एन लिखते हैं। जैसे उसके बाद हमने आयरन लिखा तो आयरन में एफ लिखते हैं। गोल्ड के अंदर हम एजी लिखते हैं, सॉरी सिल्वर के लिए एजी लिखते हैं, सिल्वर गोल्ड के लिए एयू लिखते हैं। तो ये जो नेम है जिनके सिंबल्स इनके नेम से मैच नहीं करते हैं, इनका रीजन ये है कि ये जो नेम है वो या तो जर्मन से लिए हुए गए या ग्रीक से लिए गए, इसलिए इनके नेम अलग है। जैसे सोडियम जो है उसका नाम है नेट्रियम, नेट्रियम है ना, ये लिखा हुआ हमने यहाँ पे। सोडियम का मतलब क्या है, नेट्रियम है। और फेरस का मतलब क्या है, फेरम, एफी यानी फेरस भी बोलते हैं इसको, फेरम भी बोलते हैं, फेरम से ड्राइव किया है और फेरस बोलते हैं इसको एफी, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि सिंबल्स कैसे बनाए, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल सेकंड लेटर स्मॉल हम उसको लिखते हुए बनाएंगे। एटॉमिक मास को हमें देखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास इज यूज्ड ड्यू टू द टाइनी साइज ऑफ एटम्स, यानी कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज करते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन को फर्स्ट माना और हाइड्रोजन को फर्स्ट मानने के बाद हमने ये सोचा कि हम हाइड्रोजन से डिफाइन कर देंगे सारे एटॉमिक मास को, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बहुत छोटा है, उससे हम जो मेजर नहीं कर पाए, तो हमने क्या रिलेटिव एटॉमिक मास का बनाया। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, बहुत इजी समझ सकते हो बेटा आप इसको। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि हमने एक कोई भी वेट बना लिया पहले और बाकी सब चीजों को इसी वेट से मेजर करते रहे। कि जैसे मान लीजिए कि हमने घर के अंदर एक ब्रिक ले ली, ईंट ले ली और ईंट लेकर के हमने इसके ऊपर 1 लिख दिया और हमने कह दिया कि ये रिलेटिव मास है 1। अब हम जितना भी मेजर कर रहे हैं कि ऑयल को मेजर कर रहे हैं, खाने के सामान को मेजर कर रहे हैं, या फिर बाहर से जो गेहूं खाने के लिए आ रहा है, कुछ भी जो भी हमारा चीजें आ रही है उनको हम मेजर करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को यूज कर रहे हैं। और हम इसी ब्रिक से बता रहे हैं कि 5 ब्रिक है इसका वेट, इसका 10 ब्रिक है, इसका 9 ब्रिक है। इसका मतलब हमने एक वेट बना लिया, डिसाइड कर लिया और उसी वेट से उसको मेजर करते रहे। उसी तरह से हमने केमिस्ट्री में क्या किया, एक कार्बन लिया, एक कार्बन लिया और इस कार्बन के 1/12 पार्टिसिपेट पोर्शन कर दिया हमने, मतलब टुकड़े कर दिए। और इन टुकड़ों को क्या क्या हमने कह दिया कि इसका जो टुकड़ा होगा यानी कि 1/12 जो पार्ट होगा वो 1/12 पार्ट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट मास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 यूनिट मास के बराबर। और हम इसी के रिलेटिव में हम बाकी सब चीजों को मेजर करेंगे। तो हमने फिर इससे मेजर करना भी स्टार्ट किया कि 1 यूनिट मास के बराबर क्या है। जैसे मान लो कि हमने कैल्शियम करना है, तो कैल्शियम कितना, ये कह रहे कि 1/12 आप कार्बन का करो और इसके 40 पार्ट्स इकट्ठे कर लो, तो 40 पार्ट के बराबर क्या हो जाएगा, कैल्शियम बन जाएगा और इतना बड़ा इसका साइज हो जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि कार्बन से कितना बड़ा कैल्शियम है, हाइड्रोजन से कितना बड़ा कैल्शियम है। तो इससे हमने क्या किया, रिलेटिव मास का कॉन्सेप्ट बनाया। बहुत इजी रिलेटिव मास कैसे होता है, कार्बन एटम जो होता है उसका जो होता है 1/12 पार्ट जो होता है वो उसका कार्बन का हम लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है। और इसके एग्जांपल में हम देखा कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1U होता है। वहीं हम अगर एटॉमिक मास निकालना तो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास, वैसे ये सब जगह अप्लाई नहीं होता लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अप्लाई होता है कि हम नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला सही, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमेशा जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो सब जगह सेम होते हैं, प्रोटॉन जितने होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे मान लें कि कोई एलिमेंट जो है उसका नंबर 6 है, कार्बन है, तो इसके अंदर कितने पार्ट ये एटॉमिक मास होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6, तो इसका कितना गया 12, इसका एटॉमिक मास हो गया, इसका 12 एटॉमिक मास हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेटिव मास समझ सकते हैं। अब आगे देखिए आप, हम आगे बात करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी बचा हुआ चैप्टर हम दो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स देखिए, जो आपके पुराने नोट्स लिखे उनको लर्न करिए। और अगर आपको नोट्स ये है ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, जहाँ 9th क्लास का जो केमिस्ट्री लिख करके जो बैनर बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो पीडीएफ आप लोग पढ़ रहे हैं, ये वाला पीडीएफ आपके उसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आप घर पे लर्न करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और कहीं अगर डाउट आता है तो आप चैट सेक्शन के अंदर आप अपने जो डाउट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं।
और अगर उनके लिए मुझे फर्दर वीडियो बनाना पड़ेगा तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और एक डाउट सेशन भी लास्ट में रखेंगे। थैंक यू।